Morning students, today topic is about the overview of the biotechnology. In last video हम लोगों ने बायोटेक की डेफिनेशन कर ली थी, इसके कुछ प्रिंसिपल कर लिए थे। आज इस चैप्टर का पूरा एक ओवरव्यू बता देती हूँ इस चैप्टर में हमें करना क्या क्या है। आपने वो समझ लिया, समझो पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं। मैंने देखो इसमें ये पिक्चर डाली हुई है, वो पिक्चर में आपको पता चल रहा है कि हीरो भी कौन है, पता चल रहा है ना। तो ये हीरो है कौन, आपका आयुष्मान खुराना। पर इसकी दो इमेज डाली है, जरा ध्यान से देखो। एक में देखो कैसा दिख रहा है ये, जिसमें इसके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, और एक देखो जिसमें बिल्कुल गंजा है, बाल नहीं है। इसका मतलब अब हम इसमें बायोटेक की क्या मदद लें कि इसके पास भी जो बाल है बहुत अच्छी उनकी हेयर ग्रोथ हो जाए, है ना। तो एक ओवरव्यू के फॉर्म में पहले सबसे देखो हमने करा क्या होगा। देखो इसका मतलब क्या है कि इस वाले आयुष्मान के पास वो प्रोटीन है जिससे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, और इस वाले के पास वो प्रोटीन नहीं है जिससे हेयर ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है। ठीक है, इसके पास उस प्रोटीन की कमी है। तो विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमें उस प्रोटीन को इस वाले के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, इस वाले आयुष्मान के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करना है। तो वो चीज़ हम सब कैसे करेंगे, पहले ओवरव्यू बताते हैं, बाद में एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। तो सबसे पहले हमने करा क्या होगा, देखो हमने सबसे पहले क्या किया, इस आयुष्मान के क्या करेंगे, इस आयुष्मान के में से क्या करेंगे, इसके पहले बाल को तोड़ेंगे। एक देखो सुनना, एक बाल तोड़ा। आप बाल जब तोड़ निकालते हो अपना, तो देखते हो उसमें नीचे से जो थोड़ा सा पार्ट होता है, जहाँ रूट से आपने तोड़ा है, वाइट वाइट कलर का पार्ट होता है ना। वो जो वाइट पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेयर फॉलिकल बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेयर फॉलिकल, है ना। ये क्या होता है, हेयर फॉलिकल। उसमें जो वाइट वाला पार्ट है, ये वाइट वाला पार्ट, इसमें क्या होती है, सेल्स होती हैं। और सेल्स, और आपको पता है सेल्स में से क्या चीज़ आपको हो जाएगा, डीएनए मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपने हेयर फॉलिकल निकाला, मतलब आपने एक बाल तोड़ा, उसमें ये हेयर था, इसमें नीचे की तरफ यहाँ पर वाइट कलर का ही सेल्स होती हैं। उन सेल्स के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, डीएनए। हमें तो मेन डीएनए निकालना था, तो हमने क्या किया, वहाँ से सबसे पहला स्टेप अब हमने क्या कर दिया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इतनी बात समझ में आई। हमने सबसे पहले क्या करा, आइसोलेशन ऑफ द प्योर डीएनए। तो डीएनए निकाला, कहाँ से समझ में आया, हमने डीएनए निकाल लिया। अब आपको पता है कि जो डीएनए है उसकी लेंथ कितनी होती है, डीएनए कितना लंबा होता है, 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। अब इतने बड़े डीएनए का हमें करना क्या है, तो हमें डीएनए को छोटा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, ये डीएनए है, इसको छोटा करना है, मतलब इसको काटना है, टुकड़ों में तोड़ना है। तो काटने के लिए हमें क्या चाहिए, सीजर तो चाहिए। सीजर क्या होती है बायो में, मोलिकुलर सीजर क्या होती है बायो में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। मैंने ये पहले भी पढ़ाया हुआ है वैसे, ठीक है, मोलिकुलर बायोलॉजी वाले चैप्टर में। तो देखो अब इतना बड़ा डीएनए का स्ट्रैंड है, इसको हमने टुकड़े टुकड़े में तोड़ना है। मतलब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कैंची चाहिए। कैंची को क्या बोलते हैं, मोलिकुलर सीजर यहाँ पर बोलते हैं बायो में। और यहाँ पर काटने का काम किसका होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का होता है। किसका काम होता है काटने का, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम होता है। इतनी बात क्लियर हुई कि यहाँ पर काटने का काम किसका है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यहाँ पर कट करने का काम है। कट कर दिया, तो अब हमें क्या मिल गए, देखो दूसरा स्टेप भी हो गया, हमने कट भी कर दिया। और कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, स्पेशली नाम याद रखना, एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज क्यों, ये देखो ऐसे ऐसे कट कर रहा है ना पूरा बीच में से, ऐसा हो ना, कॉर्नर कॉर्नर पे से नहीं करना, पूरा कट करा है, बीच में फ्रेगमेंट बन गए, तो एंडोन्यूक्लियेज का यूज़ किया। ठीक है, अब इतने सारे डीएनए के फ्रेगमेंट आ गए हमारे पास, हमें तो कोई एक चाहिए। तो हमें इन डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या करना है, अब सेपरेट करना है, ताकि हमें जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट चाहिए वो मिल जाए। तो सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एक टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है। उस टेक्निक का नाम क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो हमने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल यूज़ किया है। ठीक है, इसके ऊपर हमने अपने डीएनए के सारे फ्रेगमेंट को डाल दिया। हमने क्या किया, डाल दिया। ठीक है, तो जब हमने अपने डीएनए के फ्रेगमेंट को इस पर डाला, दैट मेथड इज नॉन एज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट मिल जाएगा। जो भी आपको चाहिए ना वो फ्रेगमेंट आपको यहाँ से मिल गया। अब ओवरव्यू समझो हमने कर क्या रहे इस चैप्टर में। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो, अब हमने क्या किया, इस जेल में हमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे जो हमें चाहिए, मानो हमें ये चाहिए, हमने उसको निकाल लिया। अब इस डीएनए को इस जेल में से निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इल्यूजन। क्या बोलते हैं उसको, इल्यूजन। क्या बोलते हैं उसको, इल्यूजन। हो गया। अब देखो हमने निकाल लिया, हमें जो डीएनए का फ्रेगमेंट चाहिए था वो भी हमें निकाल लिया। अब मानो मुझे जो डीएनए का फ्रेगमेंट चाहिए था, अब वो मुझे इस आयुष्मान में डालना है।
तो अपने आप तो जाएगा नहीं, उसके लिए मुझे एक मतलब कि मानो ये होस्ट सेल है, मतलब ये आपका डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है जो भी आपको मिला। अब इस डिजायर्ड फ्रेगमेंट को हमें किसके अंदर भेजना है, होस्ट जिसको रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। अपने आप तो चल के जाएगा नहीं, उसके चलने के लिए बीच में क्या चीज़ चाहिए, टैक्सी तो चाहिए होगी। भैया आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है तो अपना आप पैदल तो नहीं पहुंच जाओगे, मानो बीच में टैक्सी तो चाहिए। तो बायो के अंदर जीन टैक्सी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो मानो ये वेक्टर है जैसे, ठीक है, और ये डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट था, डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट था। ठीक है, इसके ऊपर अंदर बैठ कर ही तो ये होस्ट सेल के अंदर जाएगा। क्लियर इतनी बात। तो फिर हमें ये चीज़ पढ़नी है। इसके बाद हमें ये देखना है, सिलेक्शन करना है ना, सिलेक्शन करना है कि भाई जो हमने बोला कि वेक्टर है जो जीन टैक्सी, इसमें बैठकर हमारा जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट है वो होस्ट के अंदर जिसके अंदर हमें भेजना वहाँ जा रहा है। फिर हमें ये भी तो श्योर करना होगा कि भाई गया भी कि नहीं गया। ये तो हमने तो अपनी तरफ से कर दिया कि भाई अभी हमें दिख थोड़ा ना रहा है वो फ्रेगमेंट की वो गया है कि नहीं गया, तो भाई अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा गया भी है कि नहीं गया, इसको भी तो करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, फिर जब हमें ये पता चल गया कि हाँ डिजायर्ड फ्रेगमेंट पहुंच गया है, तो जो भी चीज़ आपकी गई है, अब मान के चलो इस मतलब कि यहाँ से मुझे यहाँ पर ये चीज़ पहुँचानी थी होस्ट सेल के अंदर, अब मुझे पता चल गया ये फ्रेगमेंट जा रहा है, तो ये चीज़ तो बहुत लोगों के काम आ सकती है ना, बहुत लोगों के काम आ सकती है। अकेला आयुष्मान की ही तो इसको इसी को गंजापन तो ना बहुतों को है। तब हम सोचते हैं अब इस जो चीज़ हमारे पास जो जीन हमें मिला है इसको हम लार्ज स्केल पर ग्रो करें। लार्ज स्केल पर ग्रो करा मतलब बायो रिएक्टर, बड़े बड़े फर्मेंटर में हम इसको ग्रो करेंगे। फिर हम इसको ग्रो कर लिया, अब हम इसको प्रोडक्ट के रूप में सेल करेंगे। कैसे करेंगे, चाहे हम इसका ऑयल बनाए, तभी तो हमने बना लिया। अब मानो हमने बना लिया एक ऑयल, केश कांति ऑयल, अब उस ऑयल को अगर ये लगाता है, बाला लगाता है, तो इसके पास भी आयुष्मान जैसे बाल आ जाएंगे। हो गया। यही चीज़ हम पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। इसके अंदर समझ में आया, यही चीज़ हम इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि हमने इसमें करना क्या क्या है। समझ में आया पूरा चैप्टर का ओवरव्यू कि हमने करा क्या क्या है। ठीक है, पहले हमने डीएनए को निकाला, डीएनए को कट किया, देन उसके फ्रेगमेंट को लिया, फ्रेगमेंट को हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करा कि डिजायर्ड फ्रेगमेंट मिल जाए। ठीक है, फिर हमने उसको वेक्टर के साथ मिला करके होस्ट सेल में डाला, फिर अगर डिजायर्ड चीज़ आ गई है तो उसके नंबर को बढ़ाया, देन मार्केट में सेल किया। ये किया हमने बायोटेक की मदद से। इतनी चीज़ समझ में आई, पहले बताओ। ठीक है ना, तो बायोटेक की मदद से हमने ये सारी चीज़ें करी है। तो ओवरव्यू समझ में आया आपको पूरे चैप्टर में कि हमें करना क्या क्या है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी, ये तो ओवरव्यू था पूरे चैप्टर का, अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं बायोटेक की, फिर आगे बढ़ेंगे, ओवरव्यू को डिटेल में लेंगे। अब हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री में क्या चीज़ आती है बच्चे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या आता है हिस्ट्री में, इन 1972 में, देखो अब सुनते हुए चलना, नोट्स बनाना। हिस्ट्री में 1972 में एक साइंटिस्ट थे जिनका क्या नाम था, लिख लो, स्टैनले कोहन। कौन से साइंटिस्ट थे 1972 में, स्टैनले कोहन। और दूसरे कौन से थे आपके, हर्बर्ट बोयर। हर्बर्ट बोयर दोनों ने मिलकर के पहला रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया। आरडीएनए का मतलब क्या होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए। ये हिस्ट्री है, पहले लिख लो। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, एक रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, अब हिस्ट्री पढ़ते हैं थोड़ी सी, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया, 1972 में, 1972 में एक साइंटिस्ट थे स्टैनले कोहन, दूसरा कौन सा था, हर्बर्ट बोयर। ये दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर के क्या चीज़ बनाया था, एक रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया था। कैसे बनाया, ये किस पे काम कर रहे थे, ये वर्क किसके ऊपर कर रहे थे, सल्मोनेला, लिख लो, ये किस पे काम कर रहे थे, सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, जो कि क्या है, एक बैक्टीरिया है, इसके ऊपर ये काम कर रहे थे। इस पर काम करते हुए उन्होंने क्या बनाया, एक रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया। क्या होता है रिकम्बिनेंट डीएनए, है ना। देखो एक रिकम्बिनेंट डीएनए, देखो नॉर्मल समझो, मैंने आपको बताया जीन टैक्सी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर डीएनए, है ना। और जो हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट जब इसके साथ कनेक्ट हो गया, तो अब देखो हमारा डिजायर्ड डीएनए भी है और वेक्टर डीएनए भी है, दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे, रिकम्बिनेंट डीएनए। समझ में आई बात। तो देखो क्या बताया मैंने इसमें, सबसे पहले 1972 में एक साइंटिस्ट थे स्टैनले कोहन, और दूसरा साइंटिस्ट कौन सा था, हर्बर्ट बोयर। दोनों ने ना पहला रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया था। और वो कैसे बनाया था, वो किस पे काम कर रहे थे, सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम पे कर रहे थे। इतनी बात क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब किस पे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये देखो जो मैं अभी आपको स्टोरी सुना रही हूँ ना, ये देखो यहाँ पर ये दी हुई है, ये रहा,
यहाँ पर ये देखो, ये दे रहा कि एनसीईआरटी में बच्चा आगे पीछे दी हुई है लाइनें, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब सुनते चलो सीक्वेंस में। तो मैंने क्या बताया, पहला रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया। जिस सीक्वेंस में मैं करवा रही हूँ उसी सीक्वेंस में करते चलना है, क्योंकि एनसीईआरटी में देखो आधी स्टोरी यहाँ दी हुई है, आधी यहाँ दी हुई है, आधी यहाँ दी हुई है, आगे पीछे सब कुछ दिया हुआ है। तो जो सीक्वेंस में मैं बता रही हूँ उसमें चलते हुए चलना है, ठीक है। तो 1972 में इन्होंने पहला रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया, और वो कैसे बनाया कि वो सल्मोनेला टाइफी म्यूरियम पर काम कर रहे थे, ठीक है। पर आगे देखो 1963 में, अभी तो मैंने 1972 की बात की थी, अब 1963 में बात कर रहे हैं। एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम क्या था, हैमिल्टन स्मिथ। क्या नाम था, हैमिल्टन स्मिथ, 1963 में, है ना। उन्होंने और देखो क्या था 1963 में कौन थे, हैमिल्टन स्मिथ, और इनके साथ थे कोवर्कर्स। कोवर्कर्स का मतलब क्या होता है, जो साथ में काम करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था सबसे पहले, क्योंकि देखो 1963 में इन्होंने क्या किया था सबसे पहले, कौन कौन थे नाम जरूर याद रखना, हैमिल्टन स्मिथ और इनके कोवर्कर्स, मतलब इनके साथ काम करने वाले साथी। इन्होंने क्या चीज़ को डिस्कवर किया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या बताया था अभी मैंने, मोलिकुलर सीजर होती हैं जो डीएनए को कट करने के लिए काम आती है। तो पहले कैंची बनाएंगे, तो कैंची पहले सोच के कोई मोटिव से तो बनाई होगी इन्होंने सबसे पहले 1963 में सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को किसने डिस्कवर किया था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हैमिल्टन स्मिथ और उनके कोवर्कर ने, ठीक है। उन्होंने किसको डिस्कवर किया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, ठीक है। तो देखो 1963 में सबसे पहले क्या चीज़ को डिस्कवर किया गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। और एक और चीज़ इन्होंने डिस्कवर की थी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो किया था, प्लस में इन्होंने एक एंजाइम को भी डिस्कवर किया था, और वो एंजाइम कौन सा था, डीएनए मिथाइलेज। ये नाम याद रखना, अभी आगे काम आएगा, डीएनए मिथाइलेज, ठीक है, डीएनए मिथाइलेज, ठीक है। तो देखो भाई पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर होंगे तभी तो रिकम्बिनेंट डीएनए डिस्कवर होएगा। पूछो कैसे भाई, अभी मैंने आपको ओवरव्यू में बताया था, फॉरेन डीएनए हमने ट्रांसफर करा वेक्टर डीएनए में, तो फॉरेन डीएनए आया कहाँ से होगा, जब हमने डीएनए को कट करा होगा। थोड़ा सा लॉजिक बनाया करो, है ना। तो सबसे पहले क्या चीज़ डिस्कवर हुई होंगी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। भाई पहले तो आपने मोलिकुलर सीजर को ही डिस्कवर किया, कैंची को ही तो डिस्कवर किया है, ठीक है। तभी तो उसको हम लोग क्या करेंगे, है ना, तभी तो डिस्कवर किया है, तब कट करेंगे, तभी तो डिजायर्ड फ्रेगमेंट, तभी तो रिकम्बिनेंट डीएनए बना पाएंगे। कंसेप्ट बनाया करो बच्चे। तो अब मैंने अब तक आपको हिस्ट्री में क्या चीज़ बताई है, हिस्ट्री में मैंने आपको बताया 1963 में एक साइंटिस्ट थे हैमिल्टन, जिन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को खोजा, और उन्होंने एक डीएनए मिथाइलेज एंजाइम को खोजा, ठीक है। ये तो होगी 1963 की बात। और साइंटिस्ट कौन थे आपके, हैमिल्टन और कोवर्कर। 1972 में कौन आया था, स्टेनले कोहन, हर्बर्ट बोयर। इन्होंने मिलकर के क्या बनाया, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया। किस पे काम किया था, सल्मोनेला टाइफी म्यूरियम पर। इतनी बात क्लियर हुई सबको, इतनी बात क्लियर हुई है बच्चे, ये बताओ। ये इतना जो ओवरव्यू है वो समझ में आया कि हम यहाँ पर बताना क्या क्या चीज़ चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये थी आपकी हिस्ट्री। अब हम करेंगे अपना आगे डिटेल में करेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में करेंगे, ठीक है। अब हम पूरा डिटेल में, ये तो होगी आपकी हिस्ट्री वगैरह सारी, ठीक है। तब आप आगे देखो, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ बता दी, अब आगे देखो। अब हम सारे स्टेप को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक स्लाइड ऐड तो करी हुई है वैसे, है ना, वही देख लेते हैं। देखो पहले मैं वो स्लाइड ही निकालती हूँ। देखो ये रहा यहाँ पर स्लाइड में आ गया ना। देखो अब पहला स्टेप आपका, देखो सबसे पहला स्टेप जो मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया था ना, अब सारे स्टेप को हम क्या करेंगे बच्चे, डिटेल में करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला स्टेप आपका कौन सा आता है, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि देखो मानो ये कौन है, आयुष्मान खुराना है, इसके बहुत अच्छे बाल हैं, है ना। पहला स्टेप। अब सारे स्टेप बाय स्टेप, पहले मैंने ओवरव्यू बता दिया, हिस्ट्री बता दी, अब सारे स्टेप को हम डिटेल में करेंगे कि किस तरीके से आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया कि हमें इसमें करना क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो इस तरीके से ये हेयर फॉलिकल होता है, बाल है। बाल में नीचे की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ वाइट वाइट कलर का होता है। अपने बाल तोड़ के देखो, नीचे से वाइट वाइट मिलेगा। यहाँ से हमने क्या किया, ये जो वाइट वाइट है इसको क्या बोलते हैं, सेल। और इस सेल में से हमने क्या चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लिया है बच्चे, डीएनए को। डीएनए को हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया। तो जो डीएनए को हम बाहर निकालते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द, जब हम डीएनए को बाहर निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। क्या बोलते हैं उसको, आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। अब देखो ऐसे ही तो हवा में डीएनए नहीं निकला होगा,
है ना। आपने क्या बोला, ये हेयर फॉलिकल था, ये वाइट वाला पार्ट था, इसमें क्या थी, सेल थी, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है, ये क्या है, एक सेल है। अब ध्यान से समझना कंसेप्ट को, अब सारा डिटेल में चल रहा है। सबसे पहले अब एक बात बताओ, सबसे पहले ये क्या होती है, इसमें ये सेल, इसमें क्या हो गया, मान के चलो ये एक सेल है, इसमें ये क्या चीज़ प्रेजेंट है, सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या होती है आपकी, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही दो चीज़ होती है। इसको मैं एक वैसी स्लाइड पे बताऊं, इसमें तो कहीं आप लोग गायब हो गए तो, है ना, ये देखो ब्लैंक स्लाइड के ऊपर बताती हूँ, इस पे यहाँ समझाती हूँ, फिर आएंगे उसके ऊपर। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए में देखो ये एक सेल है, देखो, है ना, ये ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल, अंदर वाली को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करेंगे। अब मान लो पहली चीज़ देखो, मान लो अगर वो बैक्टीरिया की सेल, बैक्टीरियल लिया, भाई आप ऑर्गेनिज्म तो क्या क्या ले सकते हो, अलग अलग ले सकते हैं। मानो हम बैक्टीरिया का ले रहे हैं, फिर हम प्लांट का लेंगे, फिर हम फंगस का लेंगे, सबका अलग अलग। तो हम कैसे आइसोलेट कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल को, है ना, हम कैसे आइसोलेट कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल। मान लो कि ये पूरी सेल किसकी है, बैक्टीरिया की है, तब आपको पता है बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, बैक्टीरिया की सेल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। तो अब आपको पता है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, आउटर कोटिंग है, मतलब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना, अगर वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे हम लोग, लिख लेना ये सारी चीज़ें, हम लाइसोजाइम एंजाइम का यूज करेंगे। लाइसोजाइम एंजाइम का यूज करेंगे तो ये सेल वॉल टूट जाएगी, अगर बैक्टीरिया की है तो टूट गई, पहले बताओ टूट गई ना। अगर देखो मानो ये सेल वॉल किसकी है, बैक्टीरिया की है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। तो इसको तोड़ने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, लाइसोजाइम यूज करेंगे, तो सेल वॉल टूट गई। चलो अब मानो कि अगर ये सेल वॉल किसकी है, प्लांट की है, तो आपको पता है प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो अब इसको कैसे तोड़ेंगे, कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, सेलुलेज करेंगे, तो ये टूट जाएगी सेल वॉल। चलो मैडम ये भी ठीक है। अब मानो, ठीक है, अब मानो अगर ये सेल वॉल किसकी बनी हुई है, फंगस की बनी हुई है, तो आपको पता है कि फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, काइटिन या चिटिन बोलते हो आप लोग, ठीक है। अब इस सेल वॉल को तोड़ने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, काइटिनेज करेंगे, तो ये सेल वॉल फंगस की होगी तो भी टूट जाएगी। अब एक यहीं पर एक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन, एनिमल के पास, एनिमल मतलब हम लोगों के पास सेल वॉल होती है, पहले तो ये बताओ हमारे पास सेल वॉल होती है, बिल्कुल नहीं होती है, हमारे पास ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बैरियर को तोड़ रहे हैं सारे, तो सेल वॉल डाइजेस्ट हो गई। अब आती है आपकी, ये टूट गई बिल्कुल, अब आती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड बाई लेयर होती है, लिपिड की 2 लेयर होती है, इसलिए बोलते हैं लिपिड बाई लेयर। अब आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है, तो लिपिड को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, लाइपे। ऐसे ही थोड़ा होता है बच्चे, सेल लिया और सेल में से सीधा डीएनए एक्सट्रैक्ट हो गया, पहले सारा करना पड़ता है, ये सारे प्रोसीजर किए जाते हैं। तो सबसे पहले ये सब किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। देखो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, बैरियर को तोड़ोगे ना तभी तो आपको डीएनए मिलेगा। तो अब आपने यहाँ से क्या किया है, यहाँ से आपने क्या किया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ा है, तो आपने कौन सा एंजाइम यूज किया, लाइपेज। जब आपने लाइपेज यूज किया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी टूट जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट गई। अब देखो आपने सेल वॉल भी तोड़ दिया, आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तोड़ दी। अब आगे देखो एक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया अंदर ये स्ट्रक्चर था, इसमें क्या था, डीएनए था, है ना, ये देखो। तो ये ऊपर वाली कौन सी थी, ये भी तोड़ दी हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी तोड़ दिया। आप कहोगे मैडम ये सब तो तोड़ दिया, अब क्या बचा, भाई ये सारी चीज़, साइटोप्लाज्म में कुछ प्रोटीन भी तो थे, है ना, यहाँ पर प्रोटीन भी बचे हुए हैं। तब प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन से एंजाइम डालेंगे, प्रोटीएज, देन प्रोटीन भी ब्रेक हो जाएंगे। चलो भाई मैडम प्रोटीन भी तोड़ दिए, है ना, प्रोटीएज। कुछ मानो यहाँ पर आरएनए भी पड़े हुए थे, तो आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए अब हमने कौन सा एंजाइम डाला, आरएनएज डाला, तो आरएनएज भी खत्म। अब एक बात देखो, हमने सेल वॉल तोड़ दी, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन तोड़ दी, हमने जितने प्रोटीन पड़े, मतलब कि एक डीएनए को निकालने के लिए उसके आसपास जितनी भी चीज़ें थी हमने सब कुछ डालकर उनको किल कर दिया। अब एक खुद कॉमन सेंस का क्वेश्चन बताओ, क्या हम लोग डीएनएज डालेंगे,
बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अगर हमने डीएनए डाल दिया तो डीएनए भी टूट जाएगा, वो भी ब्रेक हो जाएगा, फिर हम इतनी कथा पढ़ किस ले रहे हैं, है ना भाई। हमें एक्सट्रैक्ट, हमें निकालना क्या है, डीएनए तो निकालना है। और जब आप लोग डीएनए ही डाल दोगे या एंजाइम ही डाल दोगे डीएनए, तो बचेगा क्या फिर हम क्यों इतने पागल हो रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने में, समझ में आई बात। तो अब हम लोगों के पास क्या बचा है, सिर्फ सेल में। अब देखो इसको यहाँ से रब करते हैं, अब ये आपके पास सेल है, अब सेल में सिर्फ आपके पास क्या बचा है, डीएनए बचा है। अब क्या बचा है, सेल में आपके पास सिर्फ डीएनए बचा है। अब इस डीएनए को हम कैसे निकालते हैं, अब इसको उठा करके हम किस में डाल देंगे, चिल्ड इथेनॉल में। ये जो डीएनए ना, अब हमें तो स्ट्रैंड निकालने हैं इसके बढ़िया से, ये तो सारा ऐसे पड़ा हुआ है, अब इसको सीधा सीधा मिल जाएगा हमें। अब हम इसको लेकर किस में डाल देते हैं, चिल्ड इथेनॉल में डाल देते हैं। जैसे ही हम चिल्ड इथेनॉल में डालते हैं तो इसके ना ऐसे लंबे लंबे, अभी ऐसे था ना ये क्रोमेटिन की फॉर्म में, अब ऐसे लंबे लंबे धागे की फॉर्म में आ जाएगा, लॉन्ग स्ट्रैंड बन जाएंगे डीएनए के, है ना। अब चिल्ड इथेनॉल में ये ऐसे अलग अलग धागे की फॉर्म में निकलने लग जाएगा डीएनए। तब हम लोग क्या करेंगे, अब डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, हमें यही तो चाहिए था डीएनए। अब हमने डीएनए को यहाँ से आइसोलेट कर लिया, क्योंकि इतने सब में हमें नहीं पता चल रहा था। जब हमने चिल्ड इथेनॉल में डाला तो ये लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रैंड बन गए इस तरीके से, है ना। तो अब हमने यहाँ से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो अब हमने बच्चे जो डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया है ना चिल्ड इथेनॉल में से, तो निकाला है जो, तो ये जो निकालने का प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हमने निकाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द स्पूलिंग, तो चिल्ड इथेनॉल में से जब डीएनए के स्ट्रैंड आप लोगों ने निकाले तो दैट प्रोसेस इज नॉन एज द स्पूलिंग। समझ में आया। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं। समझ में आई इतनी बात। तो इस तरीके से हम लोग डीएनए को निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या किया है, डीएनए को निकाला है। तो ये मेथड समझ में आया बच्चे, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो देखो ये अब ये मैंने पूरा आपको वहाँ पर बता दिया। तो पहले सेल वॉल, देखो अगर सेल वॉल बैक्टीरिया की हुई तो हम लाइसोजाइम एंजाइम यूज करेंगे, अगर सेल वॉल प्लांट की हुई तो सेलुलोज यूज करेंगे, है ना। मतलब प्लांट के अंदर कौन सी सेल वॉल होती है, सेलुलोज की, ठीक है। तो सेलुलेज एंजाइम से तोड़ेंगे। फंगस को तोड़ने के लिए काइटिनेज एंजाइम या सेलुलेज लिख लो एंजाइम का नाम, ठीक है। ये आगे बस में फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे लाइपेज से, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या थे, आरएनए थे तो आरएनए डाल दिया, प्रोटीन था तो प्रोटीज डाल दिया। अब आपके पास बच गया डीएनए, ठीक है। तो डीएनए को देखो प्रेसिपिटेशन, एडिशन ऑफ द चिल्ड इथेनॉल, फिर हमने जो डीएनए बचा उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए चिल्ड इथेनॉल में डाला तो हमने वहाँ से फाइन थ्रेड्स मिल गए, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। समझ में आ गया। तो देखो आपका जो पहला स्टेप था, पहला स्टेप क्या था आपका, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। पहला स्टेप कौन सा था आपका, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ऐसा नहीं है कि हमने सीधा बाल तोड़ा और बाल में से हमने डीएनए निकाल लिया। डीएनए को निकालने के लिए इतने बैरियर को हमें पहले तोड़ना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हुई, पहले इतने सारे बैरियर्स को हमें तोड़ना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर। तो ये था आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या आता है, कटिंग ऑफ डीएनए। कटिंग ऑफ डीएनए, अब देखो आपके पास जो डीएनए मिला उसका इतना बड़ा स्ट्रैंड था, ध्यान से सुनो, जो डीएनए मिला उसका इतना बड़ा स्ट्रैंड था। अब इतने बड़े को हम कैसे यूज कर सकते हैं, और ये कितना होता है, देखो इसको भी देखो, कटिंग ऑफ डीएनए, पहले ये स्लाइड देख लो। अब इसको भी मैं ब्लैंक स्लाइड पे समझाती हूँ, ठीक है। इसको भी हम लोग किस पे करेंगे, ब्लैंक स्लाइड पे। तो देखो दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या है, कटिंग ऑफ डीएनए। मतलब हमारे पास डीएनए का इतना बड़ा स्ट्रैंड है और डीएनए की लेंथ कितनी होती है बच्चे, 2.2 मीटर। इतने बड़े को यूज करके हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अब अपने डीएनए को टुकड़ों में तोड़ना है, टुकड़ों में तोड़ना है। मतलब हमें तो फ्रेगमेंट फॉर्म में चाहिए, थोड़ा सा चाहिए ताकि हम उसका यूज कर सकें। तो डीएनए को कट करने के लिए अब हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, मोलिकुलर सीजर का यूज करेंगे। और मोलिकुलर सीजर कौन सी होती है, कैंची कौन सी होती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। कौन से होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। तो उसको कट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डीएनए को कट करने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, ठीक है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी है जो बच्चे, वो दो तरीके के होते हैं। पहले तो यहाँ पर इस चीज़ को समझो, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका एक्सोन्यूक्लिएज, एक होता है आपका एंडोन्यूक्लिएज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में। तो देखो ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, देखो एंडो मतलब अंदर, तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट को बीच में से तोड़ेगा उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लिएज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम।
एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या हो, एक्सो ई एक्स एग्जिट मतलब जो बाहर की तरफ कॉर्नर पर से जो तोड़ेगा उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। दोनों का मीनिंग समझ में आया। एंडो जो डीएनए को कट करेगा अंदर से, कट विद इन द डीएनए। यहाँ पर कट करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को कहाँ पे, टर्मिनल एंड पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो देखो ये डीएनए का फ्रेगमेंट था, इसको आपने कट कर दिया तो आप अभी अंदर से तोड़ रहे हो, तो यहाँ पर आप कौन से एंजाइम का यूज करेंगे, एंडोन्यूक्लियस का यूज करेंगे। इतनी बात यहाँ से क्लियर हुई। ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं, एंडोन्यूक्लियस का यूज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब हम यहाँ पर हमने इन मोलिकुलर सीजर्स को नाम दिया बच्चे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, है ना। यहाँ पर हमने एंजाइम को नाम दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो क्वेश्चन यहीं से एक बनता है, वाई इट इज़ कॉल्ड द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हमने इनको सिर्फ नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही क्यों दिया अवंजर, क्योंकि आप कहोगे मैडम मोलिकुलर सीजर मतलब कैंची, कैंची को नाम आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने नहीं दिया, साइंटिस्ट ने दिया। तो वो क्यों दिया, है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को ये नाम यहाँ पर क्यों दिया है बच्चे। तो देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन करा, यहाँ मैंने आपसे क्या क्वेश्चन किया, हमने यहाँ पर नाम दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ बच्चे आपसे ये है कि हमने इनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही क्यों बोला, है ना, मोलिकुलर सीजर सीधा कैंची क्यों नहीं बोल दिया, हमने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इनको नाम क्यों दिया। तो इसका आंसर लिखो अभी कि अभी, यहाँ पर लिखो ये क्या कर रहा होता है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा होता है। ये क्या कर रहा होता है, रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। क्या कर रहा होता है, रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। मतलब कि ये क्या कर रहा होता है, इसका नाम हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों दिया, क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक रहा होता है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब ही क्या होता है, रोकना। ठीक है, तो ये क्या कर रहा होता है, ग्रोथ को रोक रहा होता है। अब आप कहोगे मैडम व्हाट इज द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है बच्चे, ये एक वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज का मतलब बैक्टीरिया नहीं, ये एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो हमने इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये इस बैक्टीरियोफेज मतलब वायरस की ग्रोथ को रोक रहा भी होता है, इसलिए भी इसका नाम क्या है बच्चे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। ठीक है बच्चे, हमने इसको क्यों नाम दिया है, तो यही बात याद रखना है। जैसे मैंने बोल दिया कि डीएनए की लेंथ को कट करने के लिए हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं, तो वाई इट इज़ कॉल्ड द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना। तो ये नाम क्यों दिया गया, तो ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा होता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज को। ठीक है, इनसाइड, और कहाँ पर, इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। क्योंकि देखो बच्चे यहीं पर अब एक चीज़ को समझो, पूरे बच्चे कंसेप्ट बना के चल रहे हैं। ये आपकी बैक्टीरिया की सेल है ना, ये आपकी बैक्टीरिया की सेल है। ठीक है, अब इस बैक्टीरिया की सेल पर वायरस की कोई ग्रोथ ना हो जाए, है ना, तो इसके पास वायरस की कोई ग्रोथ ना हो जाए बैक्टीरिया के अंदर, तो इसके पास नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। तो देखो आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में कौन आते हैं, आपके बैक्टीरिया आते हैं। तो प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया के अंदर अपना मतलब खुद को बचाने का भी तो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होगा। तो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म इन प्रोकैरियोट के अंदर क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। समझ में आई बच्चे बात, आ गई बात समझ में। तभी तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया था, क्योंकि ये इनके अंदर नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म था। ये भी याद रखना, ठीक है। तो एक बात याद रखना, यहाँ थोड़ी सी स्टोरी सुन लो इसकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। तो मैंने क्या बताया कि बैक्टीरिया अपने आप को बचाता है। तो कैसे बचाता है, बैक्टीरिया के अंदर एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना, वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहीं से डिस्कवर किए गए थे। तो यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला, है ना। अब देखो पहले स्लाइड के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो, यहाँ आ जाते हैं। देखो यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ में यहाँ पर दिया हुआ है आपका, ये देखो यहाँ पे देखो, ये देखो बच्चे यहाँ वाले पैराग्राफ में पूरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या चीज़ बताई है, ध्यान से सुनना। ये बैक्टीरिया है ना, ये एक बैक्टीरिया की सेल है। अब देखो भाई, बैक्टीरिया अपने आप को कैसे बचाता है, बैक्टीरिया के खुद के पास एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन मतलब रेस्ट्रिक्ट करना, मतलब किसको, इसके ऊपर कोई वायरस इन्फेक्ट ना कर दे, है ना। तो कोई वायरस पे इन्फेक्ट ना कर दे, तो वायरस अपने आप को, बैक्टीरिया अपने आप को कैसे बचाता है, इसके पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो ये वायरस इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहीं से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया गया था। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का भी तो पता होना चाहिए, सीजर निकाली कैसे गई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको साइंटिस्ट के बारे में बताया था ना, कि इसके कोवर्कर्स ने मिलकर काम किया, तो वो कैसे किया। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है यहाँ पर,
ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनका नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, मैडम पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर किया गया उसका नाम क्या था? तो पहले का नाम क्या था? हिंड सेकंड पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था जो कि डिस्कवर किया गया था। अब क्वेश्चन, मैडम अब तक कितने, ये तो ये हो गया कि पहला कौन सा डिस्कवर किया गया था? हिंड सेकंड। और अभी तक बच्चे हम लोगों ने 900 से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, देखो 900 से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोगों ने डिस्कवर कर लिए हैं। और वो कहाँ, अब आपको ये पता चल गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से निकाले जाते हैं? बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं। तो बैक्टीरिया की 230 स्ट्रेन जैसे अभी कोरोना का आ रहा था ना, पहले 1 वेरिएंट आया था, फिर दूसरा आया था, फिर तीसरा, इस तरीके से बैक्टीरिया की 230 स्ट्रेन को यूज करके अब तक 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बना चुके हैं हम लोग। देखो कितना साइंस डेवलप कर चुकी है। और आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या होता है? ये मोलिकुलर सीजर के रूप में यूज हो रहे हैं, है ना, कट करने के लिए डीएनए को। और हम कितने तरीके की स्टडी करते हैं, तो सब में एक ही कट तो नहीं लगेगा, एक तरीके का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो सब में यूज नहीं हो सकता, अलग अलग तरीके का। तो इस तरीके से बच्चे हम लोगों ने 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर कर लिया है ना। 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने अब तक डिस्कवर कर लिया है। तो क्वेश्चन आता है कितने स्ट्रेन से? 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। समझ में आई बात बच्चे? हैं कि हमने कितने स्ट्रेन को आइसोलेट कर लिया है और कितनों में से करा है। इतनी बात समझ में आई आपको बच्चे? ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो देखो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में ये दिया हुआ है। पता है बच्चे एनसीईआरटी में ना कहीं कुछ दे रखा है, कहीं कुछ दे रखा है। देखो तो यही पॉइंट अभी मैंने आपको बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में कि देखो ये देखो यहाँ पर ये दे रखा ना, बैक्टीरियोफेज का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला, सबसे पहले हिंड सेकंड को यूज़ किया गया। अब तक हमने 900 से ज़्यादा स्ट्रेन को आइसोलेट कर लिया 230 स्ट्रेन से। समझ में आई? तो एनसीईआरटी में बच्चे आगे पीछे दिया हुआ है, हमें आगे पीछे नहीं करना, हमें सीक्वेंस वाइज चलना है। तो अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या किया है, जरा ध्यान से सुनो। मैंने आपको पहला स्टेप बताया आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरा स्टेप, अब हमें इसे टुकड़ों में तोड़ना है, तो उसके लिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। तो पहले मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की स्टोरी बता दी। भाई हम ये कह रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? मोलिकुलर सीजर है। तो भाई ये आए कहाँ से? तो आए कहाँ से? बैक्टीरियल सेल में एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जैसे हमारे अंदर क्या है? WBC है, ऐसे बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया के ऊपर कोई वायरस अटैक ना कर दे, तो वायरस जो अटैक करता है उसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो ये खुद बैक्टीरिया को बचा रहा होता है। यहाँ से हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को निकाला है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलिकुलर सीजर बोलते हैं, जो डीएनए को कट करने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब तक हमने 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर कर लिया 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को यूज करके। आपको इतना पता चल गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से मिलते हैं? बैक्टीरिया से मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने 230 स्ट्रेन वैरायटी को यूज करके बैक्टीरिया की 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आज तक हम बना चुके हैं। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बता दिया व्हाई इट इज़ कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इट रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, ताकि बैक्टीरिया के ऊपर किसी वायरस का इन्फेक्शन ना हो सके। ठीक है, अगर आ गया कोई वायरस तो ये बैक्टीरिया उसकी बैंड बजा देना अच्छे से। ठीक है बच्चे, आगे बच्चे बात समझ में? तो ये बैक्टीरिया को बचाता है। तो बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को भी इस तरीके से बचा लेता है। आगे बच्चे बात समझ में? तो देखो इस तरीके से बैक्टीरिया खुद को भी बचा रहा है और हम जैसे लोगों को भी बचाने के लिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर बात आती है क्लास ऑफ एंजाइम, है ना, कि कितने तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। यहीं कहीं बता देती हूँ। अभी मैंने बताया 2 तरीके के रेस्ट्रिक्शन, एक एक्सोन्यूक्लियस, एक एंडोन्यूक्लियस। देखो एक्सोन्यूक्लियस, पहले एक्सो बताती हूँ। एक्सो EX एग्जिट मतलब बाहर की तरफ, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए को बाहर की तरफ से कट करे, टर्मिनल साइड से कट करे, उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। और एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस, एंडो मतलब अंदर, जो अंदर से कट करे, है ना, मतलब ये डीएनए में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनको अंदर से कट करता है उसको एंडोन्यूक्लियस, जो कॉर्नर पे से कट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोन्यूक्लियस। अभी हम डिटेल में चल रहे हैं बच्चे। अब बिल्कुल, अब ऐसा थोड़ी ना कि मैंने आपको ओवरव्यू में बताया कि हमने डीएनए लिया, उसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया, उसके फ्रेगमेंट बना लिया, देन आगे बढ़ गए। पर अब हमें दूसरे स्टेप में एनसीईआरटी में जो जो चीज़ें दी हुई हैं डिटेल में वो भी तो पढ़नी पड़ेगी। तो आइसोलेशन में मैंने पूरा तुम्हें डिटेल में बता दिया। अब दूसरा मैं जो बता रही थी आपको, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने कट करा, तो अभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हिस्ट्री के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि उनकी हिस्ट्री क्या है। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है कितने, ये बताया। ठीक है, मतलब क्लास बताई कि कितने तरीके की, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है, हमने क्या बोला? मैंने ये बोला आपको ये डीएनए है, चाहे वो कट एंड से कर रहे हो, टर्मिनल से, या बीच में से कर रहे होते हैं। ठीक है,
तो हम कट मतलब उनको तोड़ कैसे रहते हैं, आपको पता है ये आपस में न्यूक्लियोटाइड हैं, जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं जैसे ATGC, ये आपस में बाइंड कैसे होते हैं, कौन सा बॉन्ड होता है इनके अंदर, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मतलब हम ही इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इन बॉन्ड को तोड़ रहे होते हैं। तो बॉन्ड का नाम याद रखना, ये डीएनए पूरा आपस में न्यूक्लियोटाइड जैसे ATGC इस तरीके से पूरा स्ट्रैंड बन रहा है, तो ये आपस में किस बॉन्ड से अटैच थे, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। तो इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इन बॉन्ड को ही तोड़ रहे होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, इस बॉन्ड से हम इनको ही तोड़ रहे होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई बच्चे, ठीक है। अब देखो, अब ये बताओ मैं आगे करवाऊँ, यहीं पे छोड़ दूँ कि आगे करवाऊँ, थोड़ा सा और देख लो, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, नोमेनक्लेचर तो देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, किस में नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, इको R1, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया एक मैंने, इको R1, ठीक। इसी के अंदर इको R1, तो देखो इको R1 में हमने क्या किया, इको R1 है क्या, देखो ई का मतलब क्या हो गया, आपने ये पढ़ा होगा ना, इकोलाई बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो देखो ई मतलब क्या हो गया आपका, ई का मतलब क्या हो गया, एस्क्रेशिया हो गया। इसकी वो देखोगे तो है ना, एस्क्रेशिया, जो इकोलाई बोलते हैं हम लोग, एस्क्रेशिया। तो पहला वर्ड क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जीनस को। और इकोलाई बोलते हैं ना, ये पूरा नाम क्या होता है इसका, एस्क्रेशिया, ठीक है। CO क्या है, देखो पहला नाम जीनस होता है, CO क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, स्पीसीज को, ठीक है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर आर क्या है, स्ट्रेन कौन सा है, RY। देखो इसको अच्छे से बताती हूँ, देखो अब हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, देखो हम नाम कैसे रखते हैं। ई मतलब क्या हो गया, एस्क्रेशिया हो गया, तो आगे हम सबसे क्या लिखते हैं, जीनस। CO क्या होगी, कोलाई, ये क्या होती है, स्पीसीज, ठीक है। आर क्या हो गया, आर क्या होता है बच्चे, स्ट्रेन, तो स्ट्रेन RY13, ये स्ट्रेन हमने है इसमें। तो वन क्या है, वन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, मानो मैं लिख दो इको R2, मतलब ये दूसरे नंबर पर डिस्कवर किया गया, ये पहले नंबर पर डिस्कवर किया गया है, समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें आपको नोमेनक्लेचर भी पता होना चाहिए कि नोमेनक्लेचर क्या है। तो देखो ये एग्जाम्पल, ये मैंने हवा में नहीं बताया, एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो देखो जो हम ये एंजाइम वगैरह आगे डिस्कवर करे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वगैरह, इनको भी, इनका नेमिंग हम किस तरीके से देते हैं। तो देखो ये रहा, यहाँ पढ़ो जरा इस चीज़ को, देखो द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम, ये जो एंजाइम हम लोग डिस्कवर करेंगे इनको भी तो हम लोग नाम देंगे। तो हम उनको नाम कैसे देते हैं, फर्स्ट को नाम देते हैं जीनस, सेकंड को नाम देते हैं हम लोग स्पीसीज, ठीक है ना, जहाँ से वो आइसोलेट किए गए हैं वो सारी चीज़। तो देखो एग्जाम्पल इको R1 में देखो पहला हो गया कौन सा हो गया, एस्क्रेशिया हो गया, कोलाई RY13, है ना। आर कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, नेम ऑफ स्ट्रेन, अभी मैंने बताया आपको, स्ट्रेन, ठीक है, ये चीज़ है। और ये देखो रोमन नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है कि किस ऑर्डर में उनको आइडेंटिफाई किया गया। तो जैसे मैंने लिखा इको R1, तो पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया, मानो मैं लिख लेती हूँ इको R2, दूसरे नंबर पे इसको आइडेंटिफाई किया गया, तो ये ऑर्डर होता है आइडेंटिफाई करने का। ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पर बता दी, ठीक है। तो देखो ये सब मैंने बता दिया है। अभी हम मोलिकुलर सीजर के बारे में पढ़ रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, ठीक है, एक्सो एंडो ये सब बता दिया। ये सारी चीज़ें अब बच्चे हम कल की क्लास में करेंगे। आज की वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, ठीक है। तो आज मैंने आपको क्या बताया, पूरा ओवरव्यू बता दिया चैप्टर का कि आपको भैया इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है ना, ये बता दिया। फिर मैंने आपको हिस्ट्री बताई, फिर मैंने पहला स्टेप बताया कि किस तरीके से डीएनए आइसोलेट करते हैं, दूसरा स्टेप कट करा डीएनए को एंजाइम से। तो अब हम एंजाइम के बारे में पढ़ रहे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की स्टोरी बताई मैंने पूरी, ठीक है। तो बच्चे यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़ के रखना, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। और डेली की वीडियो को डेली सुनना है, डेली यही बात बोलती हूँ, ठीक है बच्चे, थैंक यू।